प्यारे विद्यार्थियों, क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 12 जीव विज्ञान के इकाई जीव विज्ञान और मानव कल्याण के अंतर्गत अध्याय मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इस पाठ को यहाँ पर पढ़ाया जाना है। इससे पहले इसके 3 पार्ट YouTube पर अपलोड हो चुके हैं। ये 4th पार्ट का वीडियो है और ध्यान से पढ़िए, पढ़ाई में लापरवाही न करिए। जब तक विद्यालय नहीं खुल रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत से पढ़िए। आप अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है आपके पास में, जो भी आपको पिछले साल की बुक्स मिल गई हो या आपने नई खरीद ली हो, तो उसमें से इन पाठों को लगातार पढ़ते रहिए। घर पर भी पढ़ाई करिए, घर पर भी पढ़ाई करते रहिए। पेन और कापी लेकर के बैठा करिए। जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें, एक पेन और एक कापी अपने साथ लेकर के बैठें और जो यहाँ इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको नोट करते चलें। और यदि कोई समस्या आए तो आप कमेंट में नोट करें, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भी फ्री है। आज के इस पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? आपने बहुत सुना होगा कि किसी भी दवा के साथ डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब उल्टा काम, उल्टा। बायोटिक्स मतलब माइक्रोब्स। बायोटिक्स का यहाँ पर मतलब लिया जाता है माइक्रोब्स, माने सूक्ष्म जीव। माइक्रोब्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध जो मेडिसिन्स काम करती हैं, माइक्रोब्स को मारने का काम जो दवाएं करती हैं, उन दवाओं को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक है। एंटीबायोटिक्स को वंडर ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो कवक और जीवाणुओं से प्राप्त की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स औषधियाँ जो होती हैं वो मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होती हैं, ये केवल जीवाणु विशेष को प्रभावित करती हैं। बहुत सी एंटीबायोटिक्स प्रचलित हैं, जैसे पेनिसिलिन है, सिफालोस्पोरिन है, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये सब एंटीबायोटिक्स हैं और इन दवाओं का प्रयोग लगातार इलाज के लिए किया जाता है। सबसे पहली एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन थी। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त की जाती है और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। किसने खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1928 में। ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो है इम्यूनिटी। अगली हेडिंग है इम्यूनिटी, मतलब प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा, जैसे कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, उसके प्रति आप अपनी रक्षा करेंगे, तो इसको कहते हैं प्रतिरक्षा। यहाँ पर जो आप प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं ये शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित है। शरीर की प्रतिरक्षा जो होती है वो शरीर के भीतर होती है और प्राकृतिक रूप से होती है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के रोगजनक हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं, लेकिन सभी प्रकार के रोगजनक हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है।
प्राकृतिक रूप से जन्म से ही प्रतिरक्षा तंत्र होता है। कभी कभी प्रतिरक्षा तंत्र को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बाहर से भी हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, टीका के रूप में, वैक्सीन के रूप में। ठीक है, तो प्रतिरक्षा क्या है? हमारे शरीर में विशेष प्रकार का एक सुरक्षा तंत्र होता है जो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में सुरक्षा उत्पन्न करता है। बाहर से कोई भी रोगजनक, चाहे वो कवक हो, जीवाणु हो, वायरस हो, यदि प्रवेश कर जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए, उस वायरस और जीवाणु को नष्ट करने के लिए शरीर का जो तंत्र काम करता है, उस तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? तो जीवों के शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है। जीवों के शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है। सबसे पहली प्रतिरक्षा होती है सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा, अथवा इसी को अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। और दूसरे प्रकार की होती है उपार्जित अथवा विशिष्ट प्रतिरक्षा। हमारे शरीर में कितने प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है? 2 प्रकार की। नंबर 1 सहज प्रतिरक्षा, नंबर 2 उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा, इसको सहज प्रतिरक्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मनुष्य के शरीर में जन्मजात होती है। ये प्रतिरक्षा शरीर में जन्म से ही उपलब्ध होती है। इस प्रतिरक्षा में जीव शरीर के बाह्य मार्ग, यहाँ पर देखिए, ये इस प्रतिरक्षा में जीव शरीर के बाह्य मार्ग अवरोधक, जैसे त्वचा, आहार नाल, श्वसन नाल, मूत्रोजनन मार्ग में उपस्थित श्लेष्मिक कला तथा भीतरी मार्ग अवरोधक, जैसे प्रतिरोगाणु पदार्थ, भक्षी कोशिकाएं, प्रदाह प्रक्रिया इत्यादि जीव शरीर पर सूक्ष्म जीवों के आक्रमण को रोकते हैं। समझ में आया? इस प्रतिरक्षा में जीव शरीर के बाह्य मार्ग अवरोधक मतलब बाहर से कोई जीवधारी जो माइक्रोब्स है, तो बाहर से शरीर में कहीं से प्रयोग करने की कोशिश करे तो सबसे बाहर कौन है? त्वचा है। फिर आपके आहार नाल, बाहर से आएगा तो सीधे आहार नाल में जाएगा, या श्वसन मार्ग से होकर के श्वसन नाल में जाएगा, मूत्रोजनन मार्ग से होकर के भी शरीर के भीतर प्रवेश कर सकता है। तो इन अंगों पर श्लेष्मिक कला पाई जाती है, वो किसी भी वायरस और जीवाणु को शरीर के भीतर जाने से रोकती है। फिर भीतरी मार्ग अवरोधक, जैसे कोई प्रतिरोगाणु पदार्थ है शरीर के भीतर चला गया है, किसी भी तरह से पहुंच ही गया मान लो, तो उसको नष्ट करने के लिए, उससे हमारे शरीर की सुरक्षा करने के लिए भक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रदाह प्रक्रिया होती है, और ये सब मिल करके हमारे शरीर की बाहरी रोगजनकों से सुरक्षा करती हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है? हमने बताया आपको, सहज प्रतिरक्षा जन्म से उपलब्ध रहती है जीव शरीर में। उपार्जित प्रतिरक्षा वो प्रतिरक्षा है जिसको बाहर से प्राप्त किया जाता है। उपार्जित, अर्जित माने कमा लेना, उप माने बाहरी रूप से। पहले भी हम उपार्जित शब्द का अर्थ बता चुके हैं। तो हम अपने शरीर के बाहर से जो वैक्सीन लेते हैं, टीका लेते हैं, और इस तरह से अपनी प्रतिरक्षा को थोड़ा और मजबूत कर देते हैं, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो विशेष प्रकार के रोगाणुओं को मारने के लिए होती है। हमारी सहज प्रतिरक्षा जो होती है वो सभी प्रकार के रोगाणुओं से लड़ती है, लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है
वो किसी एक स्पेशल प्रकार के जीवाणु या स्पेशल प्रकार के वायरस या कवक से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। पर्टिकुलर किसी एक जीवाणु से, पर्टिकुलर किसी एक विषाणु या किसी एक कवक से लड़ने में हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को मदद करती है। जैसे टीबी के लिए वैक्सीन ले लिया, तो टीबी के लिए जो वैक्सीन ले लिया तो वो वैक्सीन हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा हो गई। अब ये उपार्जित प्रतिरक्षा केवल टीबी के ही जीवाणुओं को मारने का काम करेगी, ठीक है ना। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। यह उच्चतम स्तर की रक्षा उपलब्ध कराती है। स्मृति इसका विशिष्ट लक्षण है। याद रखना मतलब कि जैसे आपने टीबी के लिए टीका लगवा लिया, टीबी का वैक्सीन ले लिया है, तो टीबी के जीवाणु को ये प्रतिरक्षा हमेशा पहचान लेगी। जब भी टीबी का जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश करेगा, तुरंत उपार्जित प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाएगी और आपके शरीर को टीबी के इन्फेक्शन से बचाएगी। तो ये पहचान लेती है, उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है तुरंत पहचान लेती है अपने रोगाणु को, इसीलिए इसका कहा जाता है कि स्मृति इसका विशिष्ट लक्षण है। प्रतिरक्षा तंत्र के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र निर्मित होता है, जो इम्यून सिस्टम निर्मित होता है, उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कौन कौन से अंग मिल करके प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं? तो यहाँ आपके शरीर में पाए जाने वाले पूरे अंगों का विवरण दिया गया है। इस चित्र को आप बना लीजिए कॉपी में, ठीक है। इस चित्र को बना लीजिए, बना करके बार बार देखते रहिए ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहला प्रतिरक्षी अंग है एडिनोइड्स। एडिनोइड्स कहाँ पर है? ये देखिए। दूसरा प्रतिरक्षी अंग है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स मुंह के अंदर पाए जाते हैं, यहाँ गर्दन में पाए जाते हैं टॉन्सिल्स। उसके बाद थोरैसिक डक्ट, ये वक्ष भाग में। लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, ठीक है, यहाँ भी एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। और राइट लिम्फेटिक डक्ट, यहाँ भी ये गर्दन के नीचे वक्ष भाग के ऊपरी हिस्से में सामने की तरफ वेन्स पाई जाती हैं। वेन समझते हैं? वेन का मतलब होता है शरीर का रक्त जिन नलिकाओं से वापस हृदय की ओर आता है उन्हें वेन कहते हैं। इसके बाद थाइमस ग्लैंड, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो बाल्यावस्था में ज़्यादा सक्रिय होती है और युवावस्था और प्रौढ़ावस्था आते आते कम सक्रिय होती चली जाती है। इसके बाद लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पायर्स पैचेज, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, बोन मैरो, टिश्यू लिम्फेटिक्स, ये सब प्रतिरक्षी तंत्र के अंग हैं। इनमें प्रतिरक्षा तंत्र तैयार होता है, प्रतिरक्षी पदार्थ तैयार होते हैं। मुख्य रूप से प्रतिरक्षी क्या हैं? एंटीबॉडीज़। अभी आगे हम आपको बताएंगे एंटीबॉडीज़। इन सब में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। प्रतिरक्षी तंत्र के अंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहले तो प्राथमिक लसिकाभ अंग और दूसरे जो होते हैं द्वितीयक लसिकाभ अंग कहलाते हैं। तो प्राथमिक लसिकाभ अंग के अंतर्गत लाल अस्थि मज्जा आती है और थाइमस ग्रंथि आती है।
लाल अस्थिमज्जा और थाइमस ग्रंथि, ये प्राथमिक लसिकाभ अंग कहलाते हैं। अस्थिमज्जा में अपरिपक्व लिम्फोसाइट की उत्पत्ति होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहाँ बनती हैं, तो याद रखिएगा, लाल अस्थिमज्जा में अपरिपक्व लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। कुछ लिम्फोसाइट का विभेदन, परिपक्वन तथा प्रचुरोद्भवन अस्थिमज्जा में ही पूर्ण हो जाता है। तो जिनका परिपक्वन अस्थिमज्जा में ही पूर्ण हो जाता है उनको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। कुछ अपरिपक्व लिम्फोसाइट बचते हैं, तो अपरिपक्व लिम्फोसाइट रक्त की सहायता से थाइमस ग्रंथि में चले जाते हैं। जहाँ इनका विभेदन होता है, इनका परिपक्वन होता है, तब इनको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। ध्यान दीजिए, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। उनमें से कुछ लिम्फोसाइट रेड बोन मैरो में ही परिपक्व हो जाती हैं, तो उनको बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। और कुछ लिम्फोसाइट रक्त के माध्यम से निकल करके थाइमस ग्रंथि में पहुंच जाती हैं। तो थाइमस ग्रंथि में जिन लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है उनको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। इसके बाद द्वितीयक लसिकाभ अंग, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, इसके अंतर्गत आता है प्लीहा, लसिका गांठें, टॉन्सिल्स तथा श्लेष्मा संबंधित लिम्फाइड ऊतक। द्वितीयक लसिकाभ अंग कौन कौन से हैं, प्लीहा, लसिका गांठें, टॉन्सिल्स तथा श्लेष्मा संबंधित लिम्फाइड ऊतक, अर्थात ऐसे ऊतक जिनमें लिम्फ का निर्माण होता है, म्यूसिलेज का निर्माण होता है, उन्हें लिम्फाइड ऊतक कहा जाता है। इनमें उपस्थित कोशिकाएं प्रतिजन विशिष्ट प्रभावी कोशिकाओं के रूप में परिपक्व होती हैं। जो द्वितीयक लसिकाभ अंग होते हैं, इनमें उपस्थित कोशिकाएं प्रतिजन विशिष्ट प्रभावी कोशिकाओं के रूप में परिपक्व होते हैं। प्रतिजन विशिष्ट प्रभावी कोशिकाओं का मतलब ये किसी विशेष रोगजनक को मारने के लिए स्पेशल होती हैं। उपार्जित अथवा विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ये दो स्तर पर कार्य करता है। पहला होता है ह्यूमरल अथवा प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा होता है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। आपसे पूछा जाएगा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कितने स्तर पर कार्य करता है, तब आप बताएंगे उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र 2 स्तर पर कार्य करता है। पहला ह्यूमरल स्तर पर और दूसरा कोशिका मध्यस्थ स्तर पर। इसके बाद में अगला है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को बनाते हैं। इन्हीं से निर्मित तंत्र जो है प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में ही निर्मित होते हैं। एंटीबॉडीज कहीं बाहर से नहीं आते हैं, बाहर से एंटीजन आते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो एंटीजन के द्वारा ही तैयार होती है। एंटीबॉडी बाहर से नहीं लिए जाते हैं, बाहर से केवल एंटीजन प्राप्त किए जाते हैं। जो हम वैक्सीन लेते हैं और जो टीका के रूप में लेते हैं वो एंटीजन्स होते हैं, किसी भी रोग विशेष के एंटीजन्स होते हैं वो, या कह लीजिए कि निष्क्रिय हो चुके होते हैं, जिनमें अब रोग पैदा करने की क्षमता नहीं रह गई है,
उनको मनुष्य के शरीर के अंदर फिर से इंजेक्ट कर दिया जाता है तो वो इनएक्टिव होते हैं, वो स्वयं रोग उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। और यदि उसी जाति के रोगजनक के द्वारा शरीर में पुनः रोग प्रयास उत्पन्न करने का प्रयास किया गया तो आपके द्वारा लिए गए निष्क्रिय एंटीजन उन आगंतुक रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जैसे कहा जाता है कि बिना लकड़ी की सहायता से जंगल नहीं काटा जा सकता है, जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट नहीं लगता है तब तक पेड़ नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से किसी भी रोगाणु को हराने के लिए उसी रोगाणु की मदद ली जाती है। बहुत एक सिंपल उदाहरण से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी को एक बार चेचक का इन्फेक्शन हो जाए तो चेचक को ठीक करने के लिए उस व्यक्ति के शरीर में बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाती हैं और उसके प्लाज्मा में बहुत सारे एंटीजन्स उपस्थित रहते हैं, उसी चेचक के एंटीजन बन जाते हैं। अब यही प्लाज्मा जब निकाल लिया जाए और किसी दूसरे व्यक्ति में भी चेचक का इन्फेक्शन हो जाए तो आपको पहले हुआ था चेचक, आप ठीक हो गए हैं, तो आपके प्लाज्मा में बहुत सारे चेचक के निष्क्रिय वायरस पड़े रह जाते हैं, तो उनको निष्क्रिय एंटीजन कहा जाता है। और इसी को निकाल के शीशी में पैक कर लिया गया तो वो हो गया चेचक का वैक्सीन। अब यही वैक्सीन जब किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जैसे चेचक का संक्रमण हो जाए और उसको इंजेक्शन के माध्यम से दे दिया जाए तो इंजेक्शन के माध्यम से जो एंटीजन्स दिया गया, जो वैक्सीन दिया गया है, वो अन्य सक्रिय वायरसों को मारने का काम करेगा। तो सक्रिय वायरसों को कौन मार रहा है? निष्क्रिय वायरस मार रहे हैं। तो इस तरह से वो नया संक्रमित व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो एंटीबॉडीज क्या है? किसी प्रतिजन की अनुक्रिया में शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा निर्मित प्रोटीन प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहलाते हैं। एक्चुअल में ये प्रोटीन जो है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। प्रतिरक्षी तंत्र की बी लसीकाणु जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वही एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। अब बी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? आपको पीछे बताया था, रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में बी लिम्फोसाइट बनते हैं और ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडीज क्या है? ये विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जिनको इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। प्रतिरक्षी में पाई जाने वाली भारी श्रृंखलाएं 5 प्रकार की होती हैं। जो एंटीबॉडीज होते हैं उनमें 5 प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। गामा, म्यू, अल्फा, डेल्टा तथा एप्सिलॉन। यहाँ देखिए ये है। प्रतिरक्षी में पाई जाने वाली भारी श्रृंखलाएं 5 प्रमुख प्रकार की होती हैं। ये श्रृंखलाएं हैं गामा श्रृंखला, म्यू श्रृंखला, अल्फा श्रृंखला, डेल्टा श्रृंखला और एप्सिलॉन श्रृंखला। इन्हीं श्रृंखलाओं के आधार पर 5 प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं। वो कौन से हैं 5 प्रकार के एंटीबॉडी? देखिए, IgD, IgM, IgG, IgA तथा IgE। ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी हैं। हिंदी में प्रतिरक्षी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसी को एंटीबॉडी कहा जाता है। इन पांचों में से भी IgG एंटीबॉडी जो होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे ज़्यादा IgG एंटीबॉडी पाया जाता है। IgG मतलब इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन जी।
यह प्रतिरक्षी माता के दूध में उपस्थित होता है तथा जन्म के पश्चात बच्चों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यही एक ऐसा प्रतिरक्षी है जो माता के अपरा से भ्रूण में प्रवेश करने में सक्षम होता है। IgG सबसे सक्रिय प्रतिरक्षा का दायित्व यही एंटीबॉडी निभाती है। यहाँ देखिए एंटीबॉडीज के 5 प्रमुख प्रकार। आपसे पूछा जाएगा एंटीबॉडीज कितने प्रकार की होती है या कितने प्रकार की हो सकती है, तो आप बताएंगे एंटीबॉडीज प्रमुख 5 प्रकार की होती है। IgG, IgM, IgA, IgD, IgE। इन पांचों में IgG सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध रहती है और ये माता के दूध में उपस्थित होती है तथा जन्म के पश्चात बच्चों को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यही एक ऐसी प्रतिरक्षी है, यही एक ऐसा एंटीबॉडी है जो माता के अपरा से भ्रूण में प्रवेश करने में सक्षम है। इसके बाद प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? प्रतिरक्षा तंत्र में टी लिम्फोसाइट, इन लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। बी लिम्फोसाइट भी अस्थिमज्जा में और टी लिम्फोसाइट भी अस्थिमज्जा में। आपको बताया था ना, लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जो लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा में ही परिपक्व हो जाती हैं उनको बी लिम्फोसाइट कहते हैं, और जो रक्त के माध्यम से थाइमस ग्रंथि में चली जाती हैं और थाइमस ग्रंथि में उनका परिपक्वन होता है उनको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो मुख्य तो बी लिम्फोसाइट है। यहाँ पर लिखा है इन लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है जबकि परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। जैसे ही टी लिम्फोसाइट प्रतिजन के ग्लाइकोप्रोटीन के संपर्क में आता है ये सक्रिय हो जाता है तथा विभिन्न प्रकार के वृद्धि कारकों को स्रावित करना प्रारंभ कर देता है जिन्हें सम्मिलित रूप से साइटोकाइन कहा जाता है। और ये जो साइटोकाइन होते हैं ये बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ रहे हैं? टी लिम्फोसाइट इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है जबकि परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। इनकी सतह पर उपस्थित प्रतिजन यानी एंटीजन ग्राही प्रतिजनों की कोशिका कला में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन को पहचानने में सक्षम होते हैं। इस ग्लाइकोप्रोटीन को मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जैसे ही टी लिम्फोसाइट एंटीजन के ग्लाइकोप्रोटीन के संपर्क में आता है ये सक्रिय हो जाएगा तथा विभिन्न प्रकार के वृद्धि कारकों को स्रावित करना प्रारंभ कर देगा जिन्हें सम्मिलित रूप से साइटोकाइन कहा जाता है। ये साइटोकाइन बी लिम्फोसाइट को सक्रिय कर देते हैं। हमारे रुधिर में टी लिम्फोसाइट के 2 समूह होते हैं, टी सहायक तथा टी साइटोटॉक्सिक। टी सहायक तथा टी साइटोटॉक्सिक। टी सहायक को TH से निरूपित करते हैं और टी साइटोटॉक्सिक को TC से निरूपित करते हैं। ये 2 प्रमुख समूह हैं, टी सहायक और टी साइटोटॉक्सिक। तो TH और TC। TH से स्रावित साइटोकाइन बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करते हैं। TH से स्रावित साइटोकाइन बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करते हैं, जबकि TC से स्रावित साइटोकाइन विषाणुओं द्वारा संक्रमित ट्यूमर कोशिकाओं को मारने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए,
टीसी से स्रावित साइटोकाइन विषाणुओं द्वारा संक्रमित ट्यूमर कोशिकाओं को, मतलब एक तो उनको विषाणु ने संक्रमित कर दिया है कोशिकाओं को, इसलिए वो नष्ट हो रही हैं। दूसरे उन्हीं को मारने में टीसी भी लग गया है, तो शरीर की कोशिकाएं कितनी जल्दी तेजी से नष्ट हो रही हैं। इसीलिए वायरस का इन्फेक्शन जो है वो खतरनाक होता है। एक तो वायरस कोशिकाओं को मार रहा है और दूसरे आपकी जो प्रतिरक्षा है वो प्रतिरक्षा भी उन्हीं कोशिकाओं को नष्ट कर रही है। तो दो व्यवस्थाएं जब जुट करके किसी एक कोशिका को नष्ट कर रही हैं, एक नष्ट हुई दूसरी को नष्ट कर रहे हैं, दूसरी तीसरी को नष्ट कर रहे हैं, तो इस तरह शरीर की सारी कोशिकाएं जल्दी से नष्ट हो जाएंगी, तो शरीर नष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि आप अपनी इम्यूनिटी को संभाल कर रखिए और इम्यूनिटी को हमेशा बूस्ट रखिए, ताकि वायरस का इन्फेक्शन ना होने पाए। वायरस के इन्फेक्शन से डबल नुकसान होता है कोशिकाओं का, एक तो वायरस कोशिकाओं को मार रहा है और दूसरे आपकी इम्यूनिटी भी कोशिकाओं को मारने का काम करने लगती है। जस्ट अभी कोविड-19 के मामले में भी यही हो रहा है, इसीलिए व्यक्तियों की मौत जल्दी हो जाती है। जिनको इन्फेक्शन ठीक से हो गया तो एक तो वायरस कोशिकाओं को मारता है और फिर इन्फेक्टेड कोशिकाओं को हमारी जो इम्यूनिटी होती है, जो टीसी सेल्स होती हैं, ये सेल्स उन कोशिकाओं की शरीर से सफाई करना शुरू कर देती हैं। उसको मौका नहीं देती हैं कि वो कोशिका स्वस्थ होकर के फिर से अपना काम करे, बल्कि पूरी तरह से उसको नष्ट करके शरीर से बाहर निकालने का काम करने लगती हैं। तो वो स्प्लीन में जाके भर जाती हैं, गड़बड़ सड़बड़ कोशिकाएँ जो होती हैं, जो संक्रमित कोशिकाएँ होती हैं। फिर स्प्लीन फटने का डर रहता है। स्प्लीन जब डिस्टर्ब होता है तो लीवर डिस्टर्ब हो जाएगा, बाइल जूस डिस्टर्ब हो जाएगा, इस तरह पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो मरीज़ ठीक होने के बजाय उसकी स्थिति खराब होती चली जाती है। तो वायरस से बचना बहुत ज़रूरी होता है, और वायरस से बचने का एकमात्र रास्ता है सजगता, जागरूकता। जागरूकता किस बात की? आप अपने प्रतिरक्षा तंत्र को सदैव मजबूत रखें। तो अपने प्रतिरक्षा तंत्र को बचाए रखने के लिए आपको सबसे पहले तो ड्रग्स एडिक्शन से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का ड्रग्स एडिक्शन नहीं करना चाहिए। खान पान स्वच्छ हो, सुरक्षित हो और पौष्टिक भोजन लें, संतुलित भोजन लें। ठीक है, आगे देखते हैं एंटीजन क्या है। एंटीजन क्या है? वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवों के शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र की अनुक्रियाओं को उत्तेजित करते हैं। एंटीजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवों के शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र की अनुक्रियाओं को उत्तेजित करते हैं और शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्तेजित करते हैं। उनको एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन का शाब्दिक अर्थ होता है एंटीबॉडी जनरेटिंग। इसको इस तरह से समझिए कि आप सो करके उठे हैं और सुस्त होकर के बैठे हैं। आप सुस्ती में बैठे हैं, लेकिन अचानक से कहीं से एक दो मधुमक्खी आ जाएं या एक दो बरैया आ जाएं और आपकी खोपड़ी के चारों तरफ घूमने लगें, तो आपकी स्थिति क्या होगी? आप तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, एकदम से अलर्ट हो जाएंगे बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो मधुमक्खी आ गई हैं, जो बरैया आ गई हैं, वो एंटीजन है और आप अपने आप को मान लीजिए कि आप एंटीबॉडी हैं। जैसे ही एंटीजन आपके पास में आया, आपके करीब में आया, वैसे ही आप एकदम से एक्टिव हो गए। आप बिल्कुल हाथ पैर इधर उधर चलाने लगे, आप नज़रें घुमाने लगे, खोपड़ी हिलाने लगे, शरीर अपने आप को बचाने के प्रयास में लग गए। तो यहाँ पर आप मधुमक्खी को एंटीजन समझ लीजिए और खुद को एंटीबॉडी समझ लीजिए। तो इसी तरह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो आपके शरीर में जब प्रविष्ट करते हैं तो एंटीजन जो होता है वो आपके रक्त कोशिकाओं की भित्ति पर पाया जाता है और वो एंटीबॉडी को सक्रिय कर देता है। फिर बहुत तेज़ी से एंटीबॉडी शरीर में बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई भी पॉइजन आपके शरीर में गया, मधुमक्खी ने डंक मार दिया, बरैया ने डंक मार दिया, तो आपके शरीर में उनका पॉइजन गया,
तो एंटीजन एक्टिव हो जाएगा और एंटीजन क्या करेगा, उस पॉइजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडी को बहुत तेज़ी से एक्टिव कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडीज़ को जनरेट करने वाला एजेंट है। एंटीजन जो है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रेरित करता है, एंटीबॉडीज़ को निर्मित करता है, उत्पादन करने वाला है। इसके आगे देखिए सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, बहुत सिंपल है भाई। अभी हम आपको बता भी चुके हैं ना। एक्टिव इम्यूनिटी वो है जो आपके शरीर में जन्मजात थी और ये सभी प्रकार के माइक्रोब्स के अगेंस्ट में आपके शरीर की सुरक्षा करती है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। और अभी आपको बताया था कि जैसे किसी एक व्यक्ति को किसी वायरस से इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन से ठीक भी हो गया, तो उसके शरीर में कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उस वायरस के खिलाफ। उन्हीं एंटीबॉडीज़ को जब निकाल के शीशी में पैक कर लिया गया और फिर इंजेक्शन के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में उनको इंजेक्ट कराया गया जो दूसरा संक्रमित व्यक्ति है, तो शीशी में जो पैक किया गया था वो निष्क्रिय वायरस होते हैं। जो एक संक्रमित व्यक्ति ठीक हो गया उसके शरीर से निकाले गए जो निष्क्रिय वायरस होते हैं वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं दूसरे स्वस्थ संक्रमित व्यक्ति में जब उनको चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी का उत्पादन स्वयं व्यक्ति के शरीर में होता है। टीकाकरण से अथवा रोग जनकों के शरीर में प्रवेश करने से बी लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अतः एंटीजन के संपर्क में आने पर स्वयं व्यक्ति के शरीर में हुआ एंटीबॉडी निर्माण सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। और जब एंटीबॉडीज का निर्माण किसी अन्य पृष्ठाधारी जंतु के शरीर में होता है तथा एंटीजन विशिष्ट के लिए उत्पादित इन एंटीबॉडीज को उस जंतु के रक्त समूह से पृथक करके किसी मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है, तब इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। निष्क्रिय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण स्वयं मनुष्य में नहीं होता है, वो इन्हें बने बनाए रूप में बाहर से प्राप्त करता है, बाहर से किसी दूसरे मनुष्य से या कई बार पशुओं को किसी वायरस से किसी माइक्रोब से संक्रमित करा करके उनका प्लाज्मा एकत्र किया जाता है और उससे मनुष्यों का इलाज किया जाता है। वैक्सीन तो ज़्यादातर इसी तरह से तैयार किए जाते हैं, चूहों के शरीर से। ज़्यादातर वैक्सीन चूहों के शरीर से तैयार किए जाते हैं। किसी वायरस का इन्फेक्शन चूहे में करा दिया जाता है और उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। जब एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं तो उसका सीरम निकाल लिया जाता है, उसको शीशी में पैक कर दिया गया, बस वो वैक्सीन बन गया। और जब कभी उसी वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो वही निकाला गया सीरम उस व्यक्ति को वैक्सीन के रूप में दिया जाता है। तो ये निकाला हुआ सीरम जो वैक्सीन के रूप में दिया गया है तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, लेकिन ये बहुत प्रभावी होती है उस संक्रमण के खिलाफ। और जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो इतनी ज़्यादा प्रभावी तो होती है बट वो धीरे धीरे और एक लंबे समय के बाद प्रभावित होती है, तब तक तो पेशेंट का हालत ख़राब हो जाती है। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा उसको दे दी जाती है बाहर से तो ये जल्दी कवर कर लेती है। ठीक है। टीका एवं टीकाकरण अभी बता चुके हैं। टीका एवं टीकाकरण क्या है वही फिर भी यहाँ पर आप पढ़ लीजिए एक बार। हमने 2-3 बार आपको बता दिया टीका और टीकाकरण क्या होता है, यहाँ पर पढ़ लीजिए। किसी रोगाणु के एंटीजन ही टीके का आधार है। इन्हें मृत या अक्षम माने निष्क्रिय
रोगाणुओं से अथवा संश्लेषित एंटीजन मतलब बायोटेक्नोलॉजी द्वारा प्राप्त किया जाता है। एंटीजन का प्रवेश स्वस्थ मनुष्य में कराने पर उसमें एंटीबॉडीज का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। चूँकि रोगाणु प्रभावहीन होते हैं इसलिए ये रोग उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, परंतु संबंधित मनुष्य में इस रोग के लिए प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय रोगाणु या टीका को प्रवेश कराने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। समझ में आ गया? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय रोगाणु या टीका मतलब वैक्सीन को प्रवेश कराने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। वैक्सीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने किया था। इस तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैक्सीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक की रोकथाम के लिए चेचक का टीका तैयार किया था। तो इस प्रकार आपने इसका पार्ट 4 भी कंप्लीट कर दिया गया। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यह अध्याय कंप्लीट हो चुका है। इसका कंप्लीट अध्ययन कर लिया जाए। नोट्स बना लीजिए, ध्यान से पढ़िए। जो बातें समझ में ना आए या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू।